हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एमजीसीआई के फाइटर 1.0 बैच में, जहां पर आज हम शुरू करने वाले हैं मानव शरीर विज्ञान, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी का मतलब क्या है? ह्यूमन फिजियोलॉजी का मतलब है मानव शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाएं। कौन कौन सी क्रियाएं ऐसी हैं जिन्हें मानव का शरीर जो है संपादित करता है। जैसे यहाँ पर लिखा है श्वसन और गैसों का विनिमय, जिसे हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, कि मानव के शरीर में कैसे करके ऑक्सीजन अंदर जाती है, कैसे CO2 बाहर आती है। इससे रिलेटेड जो तंत्र है उसे हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र, जो एनसीईआरटी में दिया गया है किस नाम से? श्वसन और गैसों का विनिमय। अगला जो कार्य है जो मानव का शरीर करता है वो है शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण, और इस तंत्र को कहा जाता है परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। जिसका मतलब ये है कि शरीर में मौजूद जो द्रव है, जिसे आमतौर पे हम लोग क्या बोलते हैं? रक्त। इस द्रव में अगर हम कोई चीज डालें तो आप जानते हो ये रक्त उसे पूरी बॉडी में जो है संचारित कर देता है, पूरी बॉडी में वितरित कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और इससे संबंधित जो तंत्र है उसका नाम है शरीर द्रव तथा परिसंचरण। अगली चीज हमारे पास है उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन। देखिए, शरीर में होने वाली जितनी भी मेटाबॉलिक क्रियाएं होंगी, उन मेटाबॉलिक क्रियाओं के दौरान बहुत सारे हानिकारक पदार्थ बनेंगे, और इन हानिकारक पदार्थों को शरीर में नहीं रख सकते। तो इन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला कैसे जाए? और ऐसे हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए जिस तंत्र की जरूरत है उसे कहते हैं उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है। अगला जो तंत्र हमारे में दिया गया है गमन एवं संचलन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मतलब क्या है इसका? मूवमेंट एंड लोकोमोशन का मतलब है जहां पे अपन जानते हैं कि जंतु का शरीर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह चल फिर सकता है, तो उसके लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? आम भाषा में हम इसे कंकाल तंत्र भी बोल देते हैं। मतलब हमें हड्डियों की जरूरत पड़ती है, साथ में पेशियों की भी जरूरत पड़ती है। इन दोनों की मदद से ही हम एक जगह से दूसरी जगह से अपनी स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। इसे क्या नाम दिया? गमन एवं संचलन। अगला दिया गया है नियंत्रण एवं समन्वय तंत्र। आप देख पा रहे हैं कि यहां पर बहुत प्रकार के तंत्र दिए गए हैं, तो इतने सारे तंत्रों को आपस में जोड़े रखने का भी काम है कि सारे तंत्र मिलकर के काम करें। इसे बोला जाता है समन्वय, कोऑर्डिनेशन। और सभी तंत्रों पे कंट्रोल रखना भी जरूरी है, इसे बोला जाता है नियंत्रण। तो इससे रिलेटेड जो सिस्टम है उसे कहा जाता है कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन सिस्टम, जो दो तरीके से कार्य करता है। एक दिया गया है तंत्रिकीय नियंत्रण, और दूसरा है हमारे पास रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण, केमिकल कोऑर्डिनेशन, जहां पे हम बेसिकली बॉडी को कंट्रोल करेंगे किसकी मदद से? हॉर्मोन्स की मदद से, है ना। लेकिन टॉपिक स्टार्ट होने से पहले यहां पर एनसीईआरटी ने एक साइंटिस्ट का जीवन परिचय दिया है, थोड़ा इनके बारे में भी जान लेते हैं। क्या लिखा है इन्होंने? नाम है अल्फोंसो कॉर्टाई, 1822 से लेकर 1888 तक। ये है क्या? इटालियन। मतलब ये कहां के रहने वाले हैं? इटली के रहने वाले हैं। इटालियन शरीर क्रिया वैज्ञानिक अल्फोंसो कॉर्टाई का जन्म 1822 में हुआ, और कॉर्टाई ने अपने वैज्ञानिक जीवन किस पर? सरीसृपों के हृदय वाहिका तंत्र, कार्डियक सिस्टम पे काम किया है उन्होंने, उनके परिसंचरण तंत्र पे काम किया है, के अध्ययन से प्रारंभ किया था। बाद में उन्होंने अपना ध्यान स्तनधारियों के श्वसन तंत्र की ओर केंद्रित किया। सन 1951 में आपने एक लेख प्रकाशित किया जिसमें आपने कर्णवल, कॉकलिया, देखिए कॉकलिया जो है अंतःकरण का भाग है। इस साल एनसीईआरटी ने उसे हटा दिया है, जहां पे आई और ईयर दिया था, आई और ईयर दोनों को ही हटा दिया गया है। आप देखेंगे कि जो इंटरनल ईयर होता है, इंटरनल ईयर में पाया जाता है कॉकलिया, और कॉकलिया के अंदर जो संवेदी संरचना होती है उसका नाम है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, और वो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई इन्हीं के नाम पे पड़ा है ना। कर्णावत या कॉकलिया की आधारज झिल्ली पर स्थित संरचना में समाहित रोम कोशिकाओं की व्याख्या की थी, जो कि ध्वनि कंपनों को तंत्रिकीय आवेगों में परिवर्तित कर देती है, जिन्हें कॉर्टाई के अंग इन्हीं के नाम पर दिया गया है। कॉर्टाई के अंग कहा गया। आपका देहांत वर्ष 1888 में हो गया। जीवन परिचय इतना है। यहाँ पे दो एक चीजें काम की हैं।
एक यहाँ से ऑर्गन ऑफ क्वाटाई से पूछ सकते हैं, जो कहाँ पर है ना। एक इनका जो देश है जहां पर इनका जन्म हुआ है वो पूछ सकते हैं। तो गिने चुने 2-4 पॉइंट हैं जो यहां से पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे एनसीईआरटी ने क्या इस्तेमाल किया है? आगे एनसीईआरटी ने दिया है श्वसन और गैसों का विनिमय, जिसे हम लोग बोल देते हैं क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम की जरूरत क्या है? देखिए, शरीर को चाहिए ऊर्जा, और बॉटनी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऊर्जा जो मिलती है वो मिलती है किसी पोषक पदार्थ के ऑक्सीकरण से, है ना। कि जब हम किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण कराते हैं तो कुछ पदार्थ मुक्त होते हैं और साथ में मुक्त होती है क्या, ऊर्जा। हमें चाहिए ये ऊर्जा, हमें इन पदार्थों से कोई मतलब नहीं है। हमारी पहली डिमांड क्या है, ऊर्जा। क्योंकि इस शरीर से काम कराने के लिए या इस शरीर को चलाने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा। और ऊर्जा हमें कब मिल रही है, जब हम किसी का ऑक्सीकरण कर रहे हैं, मतलब हमें ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन चाहिए और साथ में निर्मित CO2 को शरीर से बाहर निकालना है। और इसी काम के लिए हमें एक तंत्र की जरूरत पड़ी जिसका नाम है श्वसन तंत्र, है ना। कि इसमें हम नॉर्मली जो श्वासन या श्वासोच्छ्वास जो होता है, परिभाषा में क्या बोलते हैं कि ऑक्सीजन का अंदर आना और CO2 का बाहर जाना, इसे ही क्या बोला जाता है, श्वासन बोला जाता है। कि जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, सजीव पोषक तत्वों जैसे ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का ही फॉर्मूला है, को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का परोक्ष रूप से उपयोग करते हैं, जिससे विभिन्न क्रियाओं का संपादित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, यहां पे यही बात कही गई है कि यहां पर हमें उससे क्या मिल सके, हमें इसके लिए आवश्यक ऊर्जा मिल सके, है ना। आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। उपरोक्त अपचय क्रियाओं में कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पे ये रहा, भी मुक्त होती है जो हानिकारक है। तो ऑक्सीजन चाहिए किसके लिए, ऑक्सीकरण के लिए। और साथ में जो CO2 मुक्त हो रही है जो कैसी है, हानिकारक है। इसलिए यह आवश्यक है कि कोशिकाओं को लगातार O2 उपलब्ध कराई जाए और CO2 को बाहर मुक्त किया जाए। वायुमंडलीय O2 और कोशिकाओं में उत्पन्न CO2 के आदान प्रदान, जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं, विनिमय, इसे हम लोग बोल देते हैं एक्सचेंज। एक्सचेंज की इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, श्वासन या ब्रीदिंग। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, इसे श्वसन या रेस्पिरेशन नहीं कहा है, इसे श्वासन या ब्रीदिंग या वेंटिलेशन भी कह देते हैं, श्वासोच्छ्वास। सामान्यतः बोलना है बिल्कुल, तो हम शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं क्या, रेस्पिरेशन। अपने हाथों को अपने सीने पर रखिए, आप सीने को ऊपर नीचे होते हुए अनुभव करेंगे, बिल्कुल सही बात है। आप जानते हैं कि थोरेसिक केज जो है वो अप डाउन होता है, जब हम सांस लेते हैं तो बाहर की तरफ आता है और जब सांस छोड़ते हैं तो अंदर की तरफ जाता है। आप जानते हैं कि यह श्वसन के कारण है। हम श्वास कैसे लेते हैं, इस अध्याय के निम्नलिखित खंडों में श्वसन अंगों और श्वसन की क्रियाओं का वर्णन किया गया है। देखते हैं क्या क्या है। श्वसन अंग, अगर हम मानव की बात करें कि मानव में श्वसन अंग क्या है, तो मानव के श्वसन अंग है फेफड़े। लेकिन सभी जीवों में फेफड़े हों ऐसा जरूरी नहीं है। हमें यह देखना है कि विभिन्न प्रकार के जीवों में कौन कौन से श्वसन अंग जो है वो पाए जाते हैं। कि प्राणियों में विभिन्न वर्गों के बीच श्वासन की क्रियाविधि, उनके निवास, ये बहुत जरूरी है कि आखिर वो चीज डिपेंड किस पे करती है। डबल इंपॉर्टेंट लगाइएगा इस पे। निवास कैसे, कि अगर कोई जीव थली है तो थलीय वातावरण में गिल्स काम नहीं करते, गिल्स काम करते हैं कहां पर, जल में। तो अगर कोई जीव जली होगा तो क्या मिल सकते हैं, गिल्स। और अगर कोई जीव थली होगा तो क्या मिल सकते हैं, फेफड़े। मतलब उनके निवास पर भी डिपेंड करता है। और संगठन, संगठन इन द सेंस कि वो सरल जीव है या फिर कोई जटिल जीव है, के अनुसार बदलती है। निम्न अकशेरुकियों में यहाँ पे बाकायदा दिया है, जैसा कि अपन ने कहा, किसके आधार पर, संगठन के आधार पर। कि निम्न अकशेरुकी जैसे स्पंज, सिलेंट्रेटा और चपटेक्रमी, ओरिफेरा, सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिन्थस आदि O2 और CO2 का आदान प्रदान अपने सारे शरीर की सतह से सरल विसरण द्वारा करते हैं, जनरल बॉडी सरफेस बाय द मैकेनिज्म ऑफ सिंपल डिफ्यूजन करते हैं।
केचुए की बात करते हैं, अपनी आर्द्र क्यूटिकल, मतलब ये भी अपनी त्वचा से ही सांस ले रहा है और इनकी क्यूटिकल से रेस्पिरेशन करने की वजह से इसे क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो क्यूटिकल से रेस्पिरेशन को हम लोगों ने क्या नाम दिया? क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन नाम दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। को श्वसन के लिए उपयोग करते हैं। कीटों के शरीर में देखते हैं नलिकाओं का एक जाल होता है, इन्हें श्वसन नलिकाएं, और इन नलिकाओं के जरिए होने वाले श्वसन को कहा जाता है, इन नलिकाओं को कहा जाता है ट्रेकियल ट्यूब्स। क्या बोलते हैं इन्हें? ट्रेकियल ट्यूब्स, जिनसे वातावरण की वायु का उनके शरीर में विभिन्न स्थान पर पहुंचती हैं, ताकि कोशिकाएं सीधे, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, सीधे, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीधे। सीधे क्यों लिखा है? क्योंकि यहां पर किसी भी प्रकार के द्रव का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे मानव में अगर हम बात करें तो फेफड़ों में जो कूपिकाएं होती है उनके नीचे रक्त केशिकाओं का जाल होता है। कूपिकाओं में जो O2 होती है वो डिफ्यूज होकर के विसरित होकर कहां पहुंच जाती है? रक्त में। और रक्त में जो CO2 होती है वो विसरित होकर कहां आ जाती है? कूपिकाओं में। मतलब वहां पर जो आदान प्रदान हो रहा है वो रक्त के साथ हो रहा है। जबकि यहां पर शब्द क्या इस्तेमाल किया है? सीधे। जो भी ऑक्सीजन अंदर एंट्री करेगी ट्रेकियल ट्यूब से, वो सीधे के सीधे पहुंच जाएगी कहां? कोशिकाओं के पास। किसी भी प्रकार के द्रव का कोई इस्तेमाल नहीं है। गैसों का आदान प्रदान कर सके। जलीय ऑर्थोपोड, देखिए अगर ऑर्थोपोड की बात करें तो जो कीटों की हम बात कर रहे हैं वो ऑर्थोपोडा में आते हैं, लेकिन अगर उन्होंने शब्द लगाया जली, मतलब मेन फोकस जो होगा हमारा वो किस पे होगा? जली पे। और थोड़ी देर पहले ही बताया कि अगर कोई जीव जली है तो उसमें क्या उपस्थित हो सकते हैं? तो क्या उसमें गिल्स उपस्थित हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं। कि जलीय ऑर्थोपोड तथा मोलस्का में श्वसन विशेष संवहनी संरचना क्लोम, गिल्स के द्वारा होता है, तब इसे ब्रेकियल रेस्पिरेशन कहा जाता है। जबकि स्थलचर प्राणियों में, अब इन्होंने क्या कहा? स्थलचर मतलब जमीन पर रहने वाले हैं, और जमीन पर रहने वाले जीवों में क्या होता है? फेफड़े होते हैं। श्वसन विशेष संवहनी थैली, जिसे नाम दिया पप्पोस या फेफड़ों के द्वारा होता है। कशेरुकों में मछलियां क्लोम, गिल द्वारा, क्योंकि आप जानते हैं कि मछलियां कहाँ रहती हैं? जल में, है ना, द्वारा श्वसन करती हैं। जबकि एम्फीबिया, जिन्हें हम लोग उभयचर कहते हैं, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी फेफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। और फेफड़ों द्वारा होने वाले श्वसन को कहा जाता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन, है ना। उभयचर जैसे मेढक अपनी आर्द्र त्वचा, इसे कुटेनियस रेस्पिरेशन कहा जाता है, द्वारा भी श्वसन कर सकते हैं। स्तनधारियों में एक पूर्ण विकसित श्वसन प्रणाली होती है। और यहीं पे हम जिक्र करेंगे मानव के श्वसन तंत्र की, कि मानव का श्वसन तंत्र कैसा होता है। देखते हैं आगे कि हमारे एक जोड़ी बाह्य नासा द्वार, इन्हें कहा जाता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल बाह्य नासा द्वार है, जहां से हवा का क्या होगा? प्रवेश होगा। बाह्य नासा द्वार के माध्यम से ही हवा क्या करेगी? प्रवेश करेगी। और कहां तक पहुंचेगी? फेफड़ों तक पहुंचेगी। तो शुरुआत कहां से? हमारे एक जोड़ी, जोड़े में है, इसे डायराइनस कंडीशन कहा जाता है, जो होठों के ऊपर बाहर की तरफ खुलते हैं। ये नासा मार्ग द्वारा कहां पहुंचते हैं? नासा कक्ष में, जिसे कहा जाता है नेजल चैम्बर। क्या कहते हैं इसे? नेजल चैम्बर में पहुंचते हैं। नेजल चैम्बर में पहुंचते हैं। नासा कक्ष कहां खुल रहा है? ग्रसनी, फेरिंक्स में खुलते हैं। ग्रसनी आहार और वायु दोनों के लिए उभयनिष्ठ भाग है। कैसे? समझिएगा इसको, कि जो ग्रसनी है, जो हवा आ रही है कहां से? नासा द्वार से आ रही है, ये आएगी कहां? आगे की तरफ। और जो ओरल कैविटी है, यहां से क्या जाएगा? भोजन, जो कहां जाएगा? पीछे। मतलब एक चीज जो है वो पीछे की तरफ जा रही है, एक चीज जो है वो आगे की तरफ आ रही है, तो कहीं ना कहीं क्रॉस होंगी। तो वो क्रॉसिंग पॉइंट ही हमारा क्या है? फेरिंक्स है। इसलिए उसे क्या कहा गया? कि यह आहार और वायु दोनों के लिए क्या है? उभयनिष्ठ मार्ग है। कि ग्रसनी कंठ द्वारा श्वास नली, कंठ जैसे हम लोग क्या बोल देते हैं? लैरिंग्स, आवाज हमारे यहीं पे बनती है ना, लैरिंग्स से ही आवाज बनती है। और श्वास नली लैरिंग्स के नीचे ही क्या है?
श्वास नली ट्रेकिया है। ऐसे समझिएगा कि मान लो ये कोई जीव है जिसमें आगे जो दिख रही है ये हमारी क्या है, श्वास नली है। इसकी इस ओपनिंग को कहा जाता है ग्लोटिस। और ग्लोटिस के जस्ट नीचे मान लीजिए यहां पर जो है संरचना है जिसे हम लोगों ने नाम दिया कंठ या लैरिंग्स। और लैरिंग्स के नीचे यहां पे सी आकृति के छल्ले होते हैं, और जहां पर ये सी आकृति के छल्ले होते हैं इसे कहा जाता है श्वास नली या ट्रेकिया। ठीक है, और यहीं पे अगर आप देखें तो श्वास नली के पीछे की तरफ होती है भोजन की नली। श्वास नली के पीछे की तरफ क्या है, भोजन की नली, और भोजन की नली के द्वार को कहा जाता है गलेट, है ना, क्या कहते हैं, गलेट। अगर आप गौर से देखें तो आप पाएंगे कि यहां पर जो नाक है वो कहां है, ऊपर है, ये ऐसे आ रही होगी और आगे जा रही होगी क्योंकि श्वास नली हमारी कहां है, आगे। जबकि जो हमारा भोजन वाला मार्ग है उस भोजन वाले भाग की बात करें तो उसमें क्या हो रहा होगा, भोजन वाला भाग मुख कहां है, नीचे, और खाना जा कहां रहा है, पीछे। तो ये जो क्रॉस पॉइंट बना ना, जंक्शन पॉइंट, इस जंक्शन पॉइंट को ही कहा जाता है फेरिंक्स या ग्रसनी। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पे उन्होंने क्या कहा कि कंठ एक उपास्थीमय है ना, पेटिका है, एक कार्टिलेज उपास्थियों की बनी संरचना है ये, जो ध्वनि उत्पादन में सहायता करती है, साउंड प्रोडक्शन। आवाज जो निकलती है वो कहां से निकलती है, लैरिंक्स से। आप चाहें तो इसे फील कर सकते हैं, जब आप बोलते हैं आप यहाँ पे हाथ लगाएं तो आपको पता चलेगा यहाँ पे वाइब्रेशन, कंपन हो रहे हैं, मतलब आवाज कहां से बन रही है, आवाज लैरिंक्स से बनती है। इसलिए इसे ध्वनि पेटिका, साउंड बॉक्स भी कहा जाता है। भोजन निगलते समय घाटी एक पतली लोचदार उपास्थल पल्ले, फ्लैप, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोटिस से ढक जाती है। देखिए ये जो द्वार है जिसे अपन ने क्या नाम दिया, ग्लोटिस। अगर हम भोजन निगल रहे हैं तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो ग्लोटिस में चला जाए, लेकिन क्या भोजन हमारी श्वास नली में जाता है, नहीं, सामान्यतः नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है, क्योंकि इसी ग्लोटिस के ऊपर एक ढक्कन, पल्लेनुमा संरचना लगी होती है। चूंकि ये ग्लोटिस के ऊपर लगी है इसलिए इसका नाम हो जाता है एपिग्लोटिस। क्या नाम हो जाता है इसका, एपिग्लोटिस हो जाता है। से ढक जाती है जिससे आहार ग्रसनी से, ग्रसनी मतलब यहां से, कंठ में प्रवेश ना कर सके। श्वास नली यहां पे दिखी रही है कि श्वास नली एक सीधी रेखा है, कि श्वास नली एक सीधी नलिका है जो वक्ष गुहा में मध्य तक पांचवी वक्षीय कशेरुका, इसको समझते हैं। इसका मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पूछा जा सकता है कि ग्रसनी शुरुआत होगी कहां से, सॉरी जो ट्रेकिया है उसकी शुरुआत होगी कहां से, लैरिंक्स के जस्ट नीचे, और वो चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है यहां पे, है ना, कि हमारे पास वक्षीय कशेरुका होती है 12, तो पांचवी वक्षीय कशेरुका मतलब लगभग लगभग यहाँ के आसपास जो है वो दो भागों में बट जाती है। इसका डायग्राम दिया गया है, अभी समझेंगे इस बात को। तक जाकर दाईं और बाईं दो प्राथमिक श्वसनियों में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक श्वसनी कई बार विभाजित होते हुए द्वितीयक, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल आ जाते हैं, है ना, श्वसनिकाएं आ जाती हैं। तृतीयक स्तर की श्वसनी, उसके बाद श्वसनिका, ब्रोंक्यूल और बहुत पतली अंतस्थ श्वसनिका टर्मिनल ब्रोंक्यूल में समाप्त होती हैं। श्वास नली प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और शुरुआती जो श्वसनिकाएं ब्रोंक्यूल होती हैं, ये लाइन बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए, इस पे तो जितने स्टार हो सके उतने लगा लेना। अपूर्ण उपास्थल वलयों, यहां पे जो लिखा, से आलंबित होती हैं और प्रत्येक अंतस्थ श्वसनिका बहुत सारी पतली अनियमित भित्ति युक्त वाहिकाएं, थैली जैसी संरचना, जिन्हें क्या नाम, कूपिकाएं, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में खुलती हैं, जिन्हें हम वायु कूपिका या एल्वोलाई कहते हैं। श्वसनी, श्वसनिकाओं और कूपिकाओं का शाखित जाल ही किसका निर्माण करता है, फेफड़ों की रचना करते। सवाल ये है कि आखिर ये जो वलय हैं वो पाए क्यों जाते हैं, इन वलयों की कुछ ना कुछ तो उपयोगिता होगी शरीर में। तो इन वलयों का काम होता है कि जब हम लोग सांस ले रहे होते हैं
तो ये क्या रहेगा, फैला रहेगा जो है। और जब हम सो रहे होते हैं तो कायदे से इसे पिचक जाना चाहिए, लेकिन हमारे सोते टाइम पर भी हम सांस लेते रहते हैं, तो वहां पर हमारी श्वास नली को पिचकने से रोकने का काम कौन करते हैं, ये वलय करते हैं जो। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, हमारे फेफड़ों की। हम कहां पहुंच गए, फेफड़ों में पहुंच गए। हमारे दो फेफड़े हैं जो एक द्विस्तरीय शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। बाहर वाली को प्लूरा तथा अंदर वाली को विसरल प्लूरा, सॉरी, बाहर वाली को पैराइटल और अंदर वाली को विसरल प्लूरा कहा जाता है। फुफ्फुस आवरण या प्लूरा से ढके रहते हैं और जिनके बीच फुफ्फुस आवरणी द्रव भरा होता है। सवाल यह है कि इस द्रव का कार्य क्या है। इस द्रव का कार्य होता है घर्षण रहित गति को कराना, ताकि जब हम सांस लें तो घर्षण की वजह से हमें तकलीफ ना हो। यह फेफड़े की सतह पर, यहाँ बाकायदा एनसीईआरटी में लिखा है, घर्षण को कम करता है। बाहरी फुफ्फुस आवरणी झिल्ली वक्षीय परत के निकट होती है, जबकि आंतरिक फुफ्फुस आवरणी झिल्ली फेफड़ों की सतह के संपर्क में होती है और दोनों झिल्लियों के बीच पाया जाता है हमारा फुफ्फुस आवरणी द्रव। आगे चलते हैं। बाह्य नासा छिद्र से, ये काम का पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर अंतस्थ श्वसनकाओं तक का भाग, इसे कहा जाता है चालन भाग या कंडक्टिंग पार्ट। सवाल यह है कि यह कंडक्टिंग पार्ट क्यों कहा गया है, क्योंकि यहां तक हवा सिर्फ आ रही है और जा रही है, किसी भी प्रकार के गैसीय विनिमय मतलब O2 और CO2 के एक्सचेंज में कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया, चालन भाग। आगे, जबकि कूपिकाएं, यहाँ पे कूपिकाएं और उनकी नलिकाएं कहा गया है, ये नहीं कहा गया कौन कौन से भाग इसमें शामिल हैं। कूपिकाएं एवं उनकी नलिकाएं श्वसन तंत्र का श्वसन या विनिमय भाग, इसे कहा जाता है एक्सचेंजिंग पार्ट। कौन सा पार्ट है ये, एक्सचेंजिंग पार्ट इसे कहा जाता है। गठित करती है। चालन भाग वायुमंडलीय वायु को कूपिकाओं तक संचारित करता है, सिर्फ वहां पे क्या कर रहा है, संचारित कर रहा है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई आदान प्रदान या विनिमय वहां पर नहीं हो रहा है। इनके अलावा और क्या काम है, बाहरी कणों से मुक्त रखना, ये भी एक काम है। साथ में उसे मॉइस्ट, नम बनाए रखना, ये भी काम है। तथा वायु को शरीर के तापक्रम तक लाना, इसे कहा जाता है एयर कंडीशनिंग, वातानुकूलन, एयर कंडीशनिंग। तो ये सारे काम कौन कर रहा है, ये चालन भाग ही कर रहा है। विनिमय भाग क्या है, इसे हम लोग आदान प्रदान इकाई भी कहते हैं। रक्त एवं वायुमंडलीय वायु के बीच O2 और CO2 का वास्तविक विसरण स्थल है। बात करते हैं फेफड़ों की, कि फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं, सही बात है। थोरैसिक कैविटी में स्थित है, थोरैसिक चेंबर में स्थित है। थोरैसिक चेंबर के अंदर पाए जाते हैं क्या, फेफड़े, जो शारीरतः एक वायु एयर टाइट चेंबर है, इसकी जरूरत है। वक्ष गुहा कक्ष पृष्ठ भाग में किससे, कशेरुकदंड। अगर आप पूरी थोरैसिक कैविटी को देखें तो थोरैसिक कैविटी के पृष्ठ भाग में क्या है, रीढ़ की हड्डी, कशेरुकदंड। आगे क्या है, उरोस्थी, स्टर्नम, और साइड में क्या है, पसलियां, जिन्हें हम लोग बोलते हैं रिब्स। इन सभी संरचनाओं से मिलकर क्या बना है, थोरैसिक केज। इसके अलावा नीचे एक गुंबद के आकार का पेशियर डायफ्राम भी पाया जाता है, और पेशियर डायफ्राम का पाया जाना स्तनधारियों का या मैमल्स का कैरेक्टर होता है। ऐसा हम लोग पढ़ते हैं कहां पर, क्लासिफिकेशन में। अधर में उरोस्थी है, पार्श्व भाग में पसलियां है, और नीचे गुंबदा आकार का कौन होता है, डायफ्राम होता है। वक्ष में फेफड़ों की शारीरिक व्यवस्था ऐसी होती है कि वक्ष गुहा के आयतन में कोई भी परिवर्तन फेफड़ों की गुहा में प्रतिबिंबित हो जाएगा, और एनसीईआरटी ने बाकायदा लिखा है कि श्वसन के लिए ऐसी व्यवस्था आवश्यक है। सवाल है क्यों। देखिए, ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, थोरैसिक कैविटी है, और इसके अंदर क्या रखे हैं, लंग्स। चूंकि लंग्स में स्वतः ही मतलब अपने आप से ही फैलने और सिकुड़ने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए वो जुड़े हुए हैं किससे, थोरैसिक कैविटी से। तो अगर थोरैसिक कैविटी का आकार कम होगा तो फेफड़ों का आकार भी कम हो जाएगा, और थोरैसिक कैविटी का आकार बढ़ेगा तो फेफड़ों का आकार भी बढ़ जाएगा। मतलब जैसा बदलाव
थोरेसिक कैविटी वक्षीय गुहा में होगा, वैसा ही बदलाव किसमें होगा, फेफड़ों में होगा। इसलिए शब्द क्या इस्तेमाल किया, प्रतिबिंब, क्योंकि प्रतिबिंब हमारा हूबहू हमारे जैसा ही दिखता है। इसीलिए क्या कहा गया कि जैसा वक्षीय गुहा में बदलाव, वैसा ही फेफड़ों में भी बदलाव होता है। इसलिए यहां पे शब्द क्या इस्तेमाल किया गया, प्रतिबिंबित शब्द जो है वो इस्तेमाल किया गया। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये डायग्राम दिया है एनसीईआरटी ने, बहुत ही शानदार डायग्राम दिया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये है हमारा कंठ, जैसे हम लोगों ने नाम दिया क्या, लैरिंग्स, और लैरिंग्स के ऊपर जो उसकी ओपनिंग है उसका क्या बोला अपन ने, ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस की जो कवरिंग है उसे क्या नाम दिया अपन ने, एपिग्लॉटिस। ठीक है, ये यहां पे शब्द ध्यान दीजिएगा, ये पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है, शी आकृति के होते हैं। ये शब्द भी अगर आप पुरानी किताब लगाएंगे आपको मिल जाएगा कि यहाँ पर जो उपास्थल वलय है उनका शेप कैसा है, तो उनका शेप शी शेप होता है। उपास्थि में वलय पाए जाते हैं। उसके नीचे यहाँ पे आप देख रहे हो, ये है हमारे पास क्या, ट्रेकिया, श्वास नली, और आप देख पा रहे हैं कि श्वास नली जो है 16 से 20 ट्रेकियल ट्यूब्स के मतलब वलयों से कवर्ड रहती है। थोड़ी देर पहले ही इसमें लिखा गया है कि ट्रेकिया जो है वो 5वीं वक्षीय कशेरुका के स्तर पर बट जाती है। तो आप देख पा रहे हैं, एक चली गई लेफ्ट की तरफ, एक कहां गई, राइट की तरफ। 2 प्राइमरी ब्रोंकाई में जाकर के वो बट जाती है ना। प्राइमरी की शाखा, द्वितीयक, द्वितीयक की शाखा, तृतीयक, तृतीयक की शाखा, टर्मिनल, ऐसे करके वहां पे शाखाएं जो है वो बनती जाती हैं। और ब्रोंकाई, श्वसनी के बाद जो अगली शाखाएं आती हैं वो आती हैं श्वसनिका, है ना। और श्वसनिकाएं अंततः जाकर कहां पहुंच जाती हैं, कूपिकाओं में जाकर के खुलती हैं। तो अंतिम चीज हमारे पास क्या है, कूपिका है। इसके अलावा झिल्ली है, कौन सी, फुफ्फुस आवरणी झिल्ली, जो कितने भाग में विभाजित है, 2, बाहरी वाला पैराइटल, अंदर वाला विसरल, और दोनों के बीच में क्या भरा हुआ है, फुफ्फुस आवरणी द्रव भरा हुआ है। और ये फुफ्फुस आवरणी द्रव क्या करता है, घर्षण रहित गति करवाता है। नीचे क्या दिया हुआ है, गुंबद के आकार का, यहां पे आपको कैसा है, गुंबद के आकार का पेशी या डायफ्राम पाया जाता है। आगे चलते हैं। श्वसन में कितने चरण शामिल हैं, सुनिएगा जरा। मान लीजिए ये हमारे पास कूपिकाएं हैं, कि मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, कूपिकाएं हैं, और ये मान लो हमारे पास क्या है, कोई एक ऊतक या अंग है। एक ही बात है, क्योंकि आप जानते हैं कि अंग जो है ऊतकों से ही मिलकर बनते हैं। यहां पर किसी अंग से जो रक्त जाता है वो कैसा होता है, अशुद्ध। चलिए, ये अशुद्ध रक्त कहां गया, फेफड़ों की तरफ, और वहां से ऑक्सीकृत होकर कहां पे आता है, तो ऑक्सीकृत होकर आएगा वो कहां पर, यहां पर आ गया। अब यहां पर कितनी प्रक्रियाएं जो है वो शामिल हैं, पहले उनकी बात कर लेते हैं कि कितनी प्रक्रियाएं जो है शामिल हैं। जैसा कि एनसीईआरटी ने कहा है, एनसीईआरटी ने कहा कि टोटल 5 प्रक्रियाएं इसमें शामिल हैं। कौन कौन सी प्रक्रियाएं देख लेते हैं एक बार। इन्होंने कहा पहली क्रिया, ऑक्सीजन जो है वो अंदर आ रही है, ऑक्सीजन जो है वो अंदर आ रही है, और CO2 जो है वो बाहर जा रही है। तो पहली प्रक्रिया क्या हो गई, यहां पे देखिए जिक्र करते हैं इस चीज का, श्वसन या फुफ्फुसीय संवातन, जिससे वायुमंडलीय वायु अंदर खींची जाती है और CO2 से भरपूर कूपिका की वायु को कहां किया जाता है, बाहर मुक्त किया जाता है। ये होगी हमारी कौन सी घटना, पहली घटना। दूसरी घटना में क्या है, कूपिका झिल्ली के आर पार गैसों का विनिमय, मतलब ऑक्सीजन कहां आ जाएगी, ऑक्सीजन रक्त में आ जाएगी, और CO2 कहां चली जाएगी, बाहर। ये होगी हमारे पास दूसरी घटना। ठीक है, फिर उन्होंने कहा तीसरा क्या है, रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन, कि ऑक्सीजन जो है वो कहां तक जाएगी, ऑक्सीजन जो है वो अंगों तक जाएगी, और CO2 जो है वो अंगों से कहां जाएगी, फेफड़ों में जाएगी। तो ये क्या हो रहा है, गैसों का परिवहन। ये हो गई तीसरी घटना। चौथी घटना क्या होगी कि ऑक्सीजन को किसे दे दिया जाएगा, अंग को दे दिया जाएगा, और CO2 को किसे दे दिया जाएगा, रक्त को दे दिया जाएगा। ये हो गई चौथी घटना। और जो ऑक्सीजन अंग को मिली है, अंग उस ऑक्सीजन का क्या करेगा, ऊर्जा बनाने में इस्तेमाल करेगा। याद करें,
टॉपिक शुरू होने पे ही लिखा था C6H12O6 प्लस O2 इक्वल टू CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। तो अंग क्या करेगा, उस ऑक्सीजन के इस्तेमाल से ऊर्जा का उत्पादन करेगा। कि रुधिर और ऊतकों के बीच O2 और CO2 का मिश्रण एक बार फिर से हुआ। और पांचवे में क्या है, अपचय क्रियाओं के लिए कोशिकाओं द्वारा O2 का उपयोग और उसके फलस्वरूप CO2 का उत्पन्न होना, जिसे आम भाषा में हम लोग सेलुलर रेस्पायरेशन बोल देते हैं। सेलुलर रेस्पायरेशन, जैसा कि अध्ययन 12 श्वसन में बताया गया है। अब बात आती है कि आखिर श्वसन हुआ तो कैसे हुआ। सुनते हैं इस चीज को, बड़ी ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज है श्वसन की क्रियाविधि। कि श्वसन में दो चरण सम्मिलित हैं, एक होता है अंतः श्वसन, इसे हम लोग बोल देते हैं इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन, और दूसरा होता है निःश्वसन, इसे कहा जाता है एक्सपायरेशन। शब्दों पे चलते हैं कि अंतः श्वसन, अंतः का मतलब क्या है, अंदर। अब अंदर हम लोग क्या लेंगे, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का कहां आना, अंदर आना, वो कब आएगी, जब हम पूरी की पूरी वायु को अंदर लेंगे। तो हवा को अंदर लेना क्या है, अंतः श्वसन। और CO2 युक्त वायु को बाहर छोड़ना क्या है, निःश्वसन। कि जिसके दौरान वायुमंडलीय वायु को अंदर खींचा जाता है, और निःश्वसन जिसके द्वारा फुफ्फुसीय वायु को बाहर मुक्त किया जाता है। वायु को फेफड़ों के अंदर ले जाने के लिए फेफड़ों और वायुमंडल के बीच दाब प्रवणता, ये शब्द याद रखिएगा, निर्मित की जाती है। अंतः श्वसन तभी हो सकता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों की वायु का दाब कैसा हो, कम हो। क्योंकि आप जानते हो हवा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ जाती है। अगर वायुमंडल का दाब कैसा होगा, ज्यादा, और फेफड़ों के अंदर का दाब, जिसे हम लोग इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर भी कहते हैं, अगर वो कम हो तो ऑटोमेटिकली हवा कहाँ आ जाएगी, अंदर। इसे बोला जाएगा इंस्पायरेशन। और जब फेफड़ों के अंदर का दाब, जिसे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कहा, वायुमंडलीय दाब की तुलना में कैसा हो जाए, ज्यादा, तो हवा कहाँ आ जाएगी, बाहर। इसे कहा जाएगा निःश्वसन या एक्सपायरेशन। अर्थात फेफड़ों का दाब वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष कैसा हो, कम होता है। इस तरह निःश्वसन तब होता है जब आंतर फुफ्फुसीय दाब, इंट्रा पल्मोनरी, इंट्रा का मतलब होता है अंदर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर वायुमंडलीय दाब से कैसा हो, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। डायफ्राम और एक विशिष्ट पेशी समूह, यहां पर उनका नाम नहीं दिया गया है, ऐसे समझिएगा। जैसे आपने कहा कि अगर हम किसी का साइड व्यू देखें, जैसे आप यहां पे खड़े होकर देखिए, पीछे आपको दिख रही है वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, आगे आपको दिख रही है स्टर्नम, और साइड में क्या होंगी, पसलियां। कि अगर हम यहां से मान लें कि ये हमारी क्या जा रही हैं, पसलियां, जो पीछे कशेरुकदंड से जुड़ी हैं, आगे स्टर्नम से जुड़ी हैं। अब यहां पर कौन कौन सी पेशियां हैं जो भाग ले रही हैं। एक हम लोगों ने क्या कहा, डायफ्राम। पहले ही कहा है कि डायफ्राम कैसा है, पेशी है। और एक विशिष्ट पेशी समूह जो कहां पाया जा रहा है, पसलियों के बीच स्थित, कौन सा, बाह्य एवं अंतः अंतरापर्शक, इंटरकोस्टल। इंटर शब्द का मतलब होता है बीच में, और कोस्टा का मतलब होता है पसलियां, मतलब पसलियों के बीच में पाई जाने वाली जो पेशियां हैं, उन्हें क्या नाम दिया गया, इंटरकोस्टल मसल, जिन्हें हम लोग शॉर्ट में ICM, इंटरकोस्टल मसल, हिंदी में इन्हें नाम दिया गया अंतरापर्शक पेशियां। और ये जो इंटरकोस्टल मसल है वो दो प्रकार से हैं, एक है बाह्य एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और एक है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ये जो दो मसल हैं, और साथ में कौन है, डायफ्राम। श्वसन या श्वासन सही शब्द है, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी का सामान्यतः श्वसन। तो श्वसन में डायफ्राम भाग ले रहा है, और कौन भाग ले रही है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। कैसे, देखेंगे बाद में। इस तरह की प्रवणताएं उत्पन्न करते हैं। अंतः श्वसन कहां से, बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा, बिल्कुल डबल स्टार लगाइएगा, कि डायफ्राम के संकुचन से प्रारंभ होता है। मतलब पहली शुरुआत कौन करता है, डायफ्राम। अगर आप यहां पे देखें तो एरो कहां बनाया गया है, नीचे की तरफ। मतलब जो डायफ्राम हमारा पहले गुंबद के आकार का था,
वो अब कैसा हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। चपटा होने से क्या होगा, अग्र पश्च व्यास जो है वो बढ़ जाएगा। और ऐसे ही अंतः शोषण के दौरान अगर आप गौर करें तो हमारे फेफड़े कहाँ आ रहे हैं, बाहर की तरफ आ रहे हैं। जब वो बाहर की तरफ आ रहे हैं तो हमारा पृष्ठ अधर व्यास भी बढ़ गया। दोनों तरह के व्यास बढ़ गए, मतलब हमारा कुल मिलाकर क्या बढ़ गया, आयतन। और आप जानते हो कि आयतन जो है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, कि अगर आयतन बढ़ गया है तो फेफड़ों के अंदर का दाब कम हो जाएगा। और अगर दाब कम हो गया किसकी तुलना में, वायुमंडलीय दाब की तुलना में। तो आप जानते हो हवा कहाँ जाती है, अधिक दाब से निम्न दाब की ओर, तो हवा ऑटोमेटिकली कहाँ आ जाएगी, अंदर आ जाएगी। यही क्रिया हमारे में क्या कहलाती है, अंतः श्वसन कहलाती है। देख लेते हैं इस बारे में क्या कहना पड़ रहा है एनसीईआरटी का, कि जो अग्र पश्च अक्ष, अग्र पश्च कौन सा हो गया, अग्र पश्च, ठीक है। एंटेरो पोस्टर एक्सिस में वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा देता है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, बाह्य अंतरा परसुक पेशियां, बिल्कुल डबल अंडरलाइन कीजिएगा, बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज रहते हैं कि IICM लगाएं या EICM लगाएं। तो यहां पे बिल्कुल लिखा है बाह्य अंतरा परसुक पेशियों का संकुचन पसलियों ये वाले और उरोस्थी का ऊपर की ओर उठा देता है, जिससे पृष्ठ अधर अक्ष डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में वक्ष गुहा कक्ष का आयतन बढ़ जाता है। वक्ष गुहा के आयतन में किसी भी प्रकार से भी हुई वृद्धि के कारण फुफ्फुस के आयतन में भी समान वृद्धि होती है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था प्रतिबिंबित होता है कि वक्ष गुहा में जो होगा वो फेफड़ों में भी होगा। वक्षी गुहा का आयतन बढ़ गया मतलब फेफड़ों का आयतन भी बढ़ गया। यह समान तरह की वृद्धि फुफ्फुसीय दाब को वायुमंडलीय दाब से कम कर देती है। कहां से आया, यहां से आया। फॉर्मूला आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि अगर आयतन बढ़ गया है तो दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे बाहर की वायु बलपूर्वक फेफड़ों के अंदर आ जाती है, अर्थात अंतः श्वसन की क्रिया हो जाती है ना। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट, अंतः श्वसन और अंतरा परसुक पेशियों का शिथिलन, रिलैक्सेशन। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, यहां पर रिलैक्सेशन शब्द का इस्तेमाल किया है कि यहां पर ये दोनों पेशियां कैसी हो रही है, रिलैक्स हो रही है। अगर दोनों पेशियां रिलैक्स होंगी तो आप देख रहे हैं डायफ्राम कैसा हो गया था, चपटा, वो दोबारा से कैसा हो गया है, गुंबदाकार। आप एरो देखिएगा, ऐसे करके बनाया है। और जो आपने कहा कि हमारे पास स्टर्नम थी वो कहां चली गई थी, बाहर की तरफ, दोबारा कहां आ रही है, अंदर की तरफ। अगर डायफ्राम दोबारा से चपटा हो गया तो क्या होगा, अग्र पश्च अक्ष का जो व्यास है वो कम हो जाएगा। और अगर स्टर्नम और पसलियां अंदर आ गई तो पृष्ठ अधर का जो व्यास है वो कम हो जाएगा। कुल मिलाकर फेफड़ों के अंदर का या वक्षीय गुहा का आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर से वही बात आ जाती है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अगर आयतन कम हो गया तो दाब बढ़ जाएगा, किसकी तुलना में बढ़ जाएगा, वायुमंडलीय वातावरणीय दाब की तुलना में बढ़ जाएगा। तो हवा कहां चली जाएगी, बाहर। यही चीज क्या है, नेह श्वसन है। तो यहां पर किसी पेशी का संकुचन नहीं हो रहा है, नेह श्वसन में क्या हो रहा है, शिथिलन हो रहा है ना। इस चीज को दिमाग में रखिएगा कि डायफ्राम और उरोस्थी को उनके समान स्थान पर वापस कर देता है और वक्षीय आयतन को क्या करता है, ये घटाता है, जिससे फुफ्फुसीय आयतन भी घट जाता है। इसके परिणाम स्वरूप अंतर फुफ्फुसीय दाब वायुमंडलीय दाब से थोड़ा अधिक हो जाता है, जिससे फेफड़ों की हवा बाहर निकल जाती है, अर्थात क्या हो जाता है, निःश्वसन हो जाता है। यहां पर जब अंतः श्वसन का जिक्र आया, किसका जिक्र आया, इंस्पायरेशन का जब जिक्र आया तब हमने किन पेशियों का इस्तेमाल किया, डायाफ्राम, और साथ में कौन थी, EICM। और जब एक्सपायरेशन हुआ तब यही दोनों पेशियां क्या हो गई, शिथिल हो गई। IICM का जिक्र नहीं आया, वो जिक्र यहां पे मिलेगा। कैसे कि हम अपनी अतिरिक्त उदरीय पेशियों, एक्सटर्नल जो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल मसल्स हैं की सहायता से अंतः श्वसन और नेह श्वसन की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। औसतन एक स्वस्थ मनुष्य प्रति मिनट 12 से 16 बार श्वसन करता है। तो जब आप बलपूर्वक नेह श्वसन करते हैं, अंतः श्वसन नहीं बोला, जब आप बलपूर्वक नेह श्वसन करते हैं तब जिक्र आता है IICM का।
चूंकि इंस्पायरेशन में डायफ्राम और आईआईसीएम का जिक्र आया है, इसलिए हम इन्हें इंस्पायरेटरी मसल्स कहते हैं। और एक्सपायरेशन, लेकिन नॉर्मल एक्सपायरेशन में नहीं, फोर्सफुली एक्सपायरेशन में कौन, आईआईसीएम और एक्स्ट्रा एब्डोमिनल मसल्स, इन दोनों को क्या कहा जाता है, एक्सपायरेटरी मसल्स कहा जाता है। श्वसन गतिविधियों में सम्मिलित वायु को आयतन का आकलन स्पायरोमीटर एक यंत्र है की सहायता से किया जा सकता है, जो फुफ्फुसीय कार्यकलापों का नैदानिक मूल्यांकन करने में सहायक होता है। अगला टॉपिक है हमारा श्वसन संबंधी आयतन और क्षमताएं। पहला उन्होंने दिया गया है ज्वारीय आयतन, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। सामान्य अवस्था में जब हम कोई बलपूर्वक एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, सामान्य अवस्था में ली गई या छोड़ी गई वायु का आयतन, सिंपल सी बात है, जितना सांस हम अंदर लेंगे उतनी ही सांस आप बाहर छोड़ोगे। तो या तो ली गई या, और नहीं लगाया है उन्होंने, या लगाया है, जितना सांस हम अंदर लेंगे उतनी ही सांस छोड़ेंगे। तो क्या लिखा है, सामान्य श्वसन की क्रिया के समय प्रति श्वास अंतः श्वसित मतलब अंदर ली गई या निःश्वसित बाहर छोड़ी गई वायु का आयतन क्या कहलाता है, ज्वारीय आयतन या टाइडल वॉल्यूम टीवी कहलाता है। यह लगभग कितना है, 500 ml, लेकिन कितना प्रति श्वास है। एक बार के सांस में हम जो है 500 ml ऑक्सीजन लेते हैं और 500 ml CO2 ही बाहर छोड़ते हैं। अर्थात स्वस्थ मनुष्य लगभग 6000 से 8000। ये डाटा कहां से आ गया, देखिए अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि हम एक बार में कितनी सांस लेते हैं, मतलब 1 मिनट में 12 से 16 बार, और इस 12 से 16 का मल्टीप्लाई करें कितने से, 500 से, क्योंकि आप एक बार में कितनी सांस ले रहे हैं, 500 ml। तो 12 पंजे 60, मतलब ये हो गया हमारे पास 6000, और 16 पंजे 80, ये हो गया हमारे पास 8000। ये क्या हो गई, ml, वो भी कैसा, प्रति मिनट, क्योंकि हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, 12 से 16 बार। तो यही शब्द उन्होंने लिखा है, मिली वायु प्रति मिनट की दर से अंतः श्वसित या निःश्वसित कर सकते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन। देखिए सामान्य जो आपने सांस ली उसको एक्सक्लूड कर दो, उसके बारे में जिक्र मत करो। सामान्य श्वसन के अतिरिक्त आप बलपूर्वक कितना सांस ले सकते हैं, इसे कहा जाता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या कहा गया है कि वायु आयतन की वह अतिरिक्त, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, ये है हमारी अतिरिक्त मात्रा, मतलब हमें वो 500 वाला ऐड नहीं करना है, जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतः श्वसित कर सकता है। वैल्यू कितनी है, 2500 ml से 3000 ml होती है। जैसे अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन है, वैसे ही निः श्वसन सुरक्षित आयतन है। इसका मतलब क्या है, निः श्वसन सुरक्षित आयतन का मतलब है कि सामान्य निः श्वसन के अतिरिक्त, मतलब 500 ml हटा दिया, बलपूर्वक आप कितना सांस को बाहर निकाल सकते हैं, इसे क्या कहा जाएगा, निः श्वसन सुरक्षित आयतन कहा जाएगा। कि वायु आयतन की वह, फिर से वही शब्द है, अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक, यहां पे बलपूर्वक अंतः श्वसन है, यहां पे बलपूर्वक निः श्वसित कर सकता है। औसतन इसकी वैल्यू कितनी है, 1000 से 1100 ml। जितने भी डाटा इसमें दिए गए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने हैं ये जो है ना, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसी में कंफ्यूज रहेंगे। 2500 से 3000 है, 1000 से 1100 है, आगे एक और आएगा 1100 से 1200, तो थोड़ा काफी पास पास है, तो थोड़ा दिमाग में रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट है अवशिष्ट आयतन। अवशिष्ट आयतन क्या है कि जब आप हवा को बाहर निकाल रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे फेफड़े जो है वो पिचक गए, आपस में चिपक गए। कितना भी बलपूर्वक आप निः श्वसन कर लें, उसके बावजूद भी हवा का कुछ ना कुछ आयतन फेफड़ों में शेष रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अवशिष्ट आयतन या रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। वायु का वह आयतन, यहां पे शब्द देखिए, जो बल पूर्वक निः श्वसन के बाद भी फेफड़ों में शेष रह जाता है, इसका औसत कितना है, 1100 से 1200, काफी क्लोज है। यहाँ पे 1000 से 1100 है और ये 1100 से 1200 है। यहाँ पे ये गिने चुने 2, 3, 4 आयतन दिए गए, और जब विभिन्न आयतनों को आपस में मिलाया जाता है तब वो बन जाते हैं क्या, क्षमता। कौन कौन सी क्षमता है देख लेते हैं। यहां पर पहला उन्होंने क्या कहा है, पहला उन्होंने कहा है अंतः श्वसन क्षमता। अंतः श्वसन क्षमता क्या है, जहां सामान्य निः श्वसन
मतलब हमें इसमें सामान्य निःश्वसन में जो ली गई है, सामान्य निःश्वसन में क्या लेते हैं, टीबी, और साथ में उपरांत वायु की कुल मात्रा जो एक व्यक्ति अंतः श्वसित कर सकता है, इसमें टीवी प्लस आईआरबी को जोड़ दिया जाता है। जैसे टीवी प्लस आईआरबी क्या है, हमारी अंतः श्वसन क्षमता है, वैसे ही टीवी प्लस ईआरबी हमारी क्या है, निः श्वसन क्षमता है ना। जैसे अंतः श्वसन की क्षमता वैसे ही निः श्वसन की क्षमता। नेक्स्ट है फंक्शनल। फंक्शनल का मतलब क्या, देखिए अवशिष्ट आयतन हमने वो कहा जिसका हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। जब इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कब, आपने बलपूर्वक निकालने की कोशिश की उसके बाद, लेकिन अगर सामान्य रूप में हम जितना निकाल पा रहे हैं उसके बाद जो बचा रह जाए उसे क्या बोलते हैं, एफआरसी। कि सामान्य निः श्वसन के उपरांत, इस शब्द को याद रखिएगा, किसकी बात हो रही है, सामान्य निः श्वसन के उपरांत वायु की वह मात्रा जो फेफड़ों में शेष रह जाती है, यहां पे हो जाएगा ईआरबी प्लस आरबी। वाटर कैपेसिटी, जितना आप वायु इस्तेमाल कर पा रहे हैं, हमने क्या क्या इस्तेमाल कर पाएंगे, आप जो है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये इस्तेमाल कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। टाइडल वॉल्यूम जो है वो आप इस्तेमाल कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। उसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या आप इस्तेमाल कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। लेकिन रेजिडुअल वॉल्यूम को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इन तीनों को मिलाकर जो बनेगा वो हमारा क्या है, जैव क्षमता है। कि बलपूर्वक निः श्वसन के बाद वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति अंतः श्वसित कर सकता है, इसमें क्या क्या है लिखा भी है, ईआरबी, टीबी और आईआरबी सम्मिलित है। अथवा वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतः श्वसन के बाद निः श्वसित कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास फेफड़ों की कुल क्षमता। देखिए फेफड़ों में तो सब कुछ शामिल है। अगर हम वाइटल कैपेसिटी में, किसमें, वाइटल कैपेसिटी में रेजिडुअल वॉल्यूम जोड़ दें, क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम को हम शामिल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो रेजिडुअल वॉल्यूम भी फेफड़ों के बाहर तो नहीं है तो फेफड़ों के अंदर ही। तो अगर हम वाइटल कैपेसिटी में रेजिडुअल वॉल्यूम जोड़ देते हैं तो बन जाती है फेफड़ों की कुल क्षमता, टोटल लंग कैपेसिटी, है ना। या तो आप ऐसे लिख सकते हो कि टीएलसी हमारे पास क्या हो गया, टीएलसी हमारे पास क्या हो गया, वीसी प्लस आरबी, ऐसा बोल सकते हैं। या एक तरीके से और बोल सकते हैं, वीसी को हमने क्या कहा था, आई आरबी प्लस टीवी प्लस ईआरबी, ये किसे कहा गया था, वीसी को, प्लस आरबी, ऐसा भी बोला जा सकता है ना। ये थे हमारा आज का टॉपिक, है ना। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके आगे का पढ़ेंगे, इतना आप रिवाइज कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।